हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 10th की एसएसटी। क्लास 10th की एसएसटी जो हम पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज़, उसका हिस्ट्री का पार्ट हमारा चल रहा है और ये NIS के बच्चों के लिए है, जो ओपन से बच्चे हैं ना पढ़ते हैं उनके लिए। और बच्चों एक चीज़ बता दें कि आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि ये आपके बुक से नहीं पढ़ाया जा रहा है। जो आपको बुक्स मिली हुई है ना 2-1-13 करके ऐसे बुक होगी, ये उससे नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये आपका बुक में काफ़ी लंबा दिया हुआ है, शॉर्ट में आपको समझाने के लिए उसकी साइड पे एक गाइड आती है, उससे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी इजी होता है, शॉर्ट में आपको समझने के लिए भी मिल जाता है, क्वेश्चन भी मिल जाता है, आंसर भी ज़्यादा वाइल्ड तो आता नहीं एग्ज़ाम में, छोटा छोटा ही पूछता है। तो इसलिए हम ज़्यादा बड़ी बुक्स को ना प्रेफर करके हम गाइड से ही आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ बच्चों को, ताकि आपको भी कंफर्म रहे कि हम शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। कभी कभी वो बुक में ढूंढने लग जाएंगे तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक। चैप्टर 2 मध्यकालीन विश्व। इसके पहले हमने प्राचीन विश्व पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम मध्यकालीन, फिर आधुनिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इसमें हमें पढ़ने को क्या मिलेगा, जैसे रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोपीय समाज में परिवर्तन हुए। क्या क्या परिवर्तन हुए? एक नए धर्म इस्लाम के उदय से एक नए विशाल साम्राज्य की पश्चिमी एशिया में स्थापना हुई, जो विश्व के एक बड़े भाग में फैल गया। मध्यकाल को मध्य युग भी कहा जाता है। यह काल प्राचीन काल के बाद तथा आधुनिक काल के पहले। इसमें हम पढ़ेंगे तो जैसे प्राचीन हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, प्राचीन काल हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे मध्य पढ़ेंगे, ठीक, मध्य, और आधुनिक उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न। जिसको ये हमारा एशियंट हो गया, ये मिडविल हो जाता है, एशियंट मिडविल, ठीक ना, और ये हमारा मॉडर्न, ठीक। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मिडविल में। इसमें पहला टॉपिक हमारा है सामंतवाद। सामंतवाद क्या होता है? राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक आर्थिक पहलू सामंतवाद के जरिए इसमें देखेंगे। सामंतवाद मतलब जैसे ठेकेदारी एक तरह से कहा जा सकता है ना, कि उनके सामंत होते हैं वो, जैसे कोई ठेकेदार होता है एक तरह से, वो मज़दूरों के ऊपर मालिक होता है। तो यहाँ पे भी उसी को दर्शाया गया, उसी के बारे में बताया गया है। सामंतवाद राजनीतिक प्रभुसत्ता का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। इसकी संरचना एक सीढ़ी जैसी है, जैसे राजा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे राजा हो गया तो उसके नीचे हो गए, फिर उसके नीचे हो गए, फिर उसके नीचे, ऐसे करके स्टेप वाइज स्टेप इसमें दिया गया है। सीढ़ी जैसी होती है। इसके शीर्ष पर राजा था, जिसके नीचे ड्यूक और अलर थे। ड्यूक और अलर की अलग अलग इनकी कैटेगरी बांटी गई थी। इनके नीचे छोटे सामंत जो बैरन कहलाते थे। अब जो छोटे सामंत थे उनको क्या कहा जाता था, ये याद रखना कि बैरन कहते थे, तथा उनके नीचे नाइट थे। अब जो छोटे सामंत थे उनसे जो नीचे थे, जैसे ठेकेदार होता है, उसके बाद वो सुपरवाइज़र रख लेते हैं और कुछ करते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे कर लेते हैं सुपरवाइज़र से। फिर उसके बाद फिर जैसे मतलब अलग अलग कोई अटेंडेंट हो गया, जो कि निम्नतम कोटि के थे। अब ये उनसे भी नीचे होते हैं। लाइक जैसे कि अगर एक लेबर है, लेबर यूनियन है, उसमें एक ठेकेदार हो गया, ठेकेदार तो हेड हो गया। ठेकेदार अब 2 साइड पे काम करता है, तो दोनों टाइम में ठेकेदार तो वहाँ पहुँच नहीं सकता, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेगा, इनमें से एक लीडर बना लेगा, जिससे सारी वो डिटेल लेगा। तो ये इससे नीचे आ गए, ठीक, निम्न कैटेगरी के। वैसल माथत, वैसल जो माथत, वह व्यक्ति जो अपने से उच्च व्यक्ति के प्रति वफादारी के कारण उसका माथत था। अब वो जो होता है, जो बताया कि वो उसके ऊपर होता है, ये इनसे वफादारी पूरी निभाते हैं, ठीक है ना। अगर ये नहीं करेंगे तो इनको खुद को काम नहीं मिलेगा, ये पैसे नहीं देगा इन्हें काम के लिए, है ना, और ना ही इनका फिर खर्चा चलेगा। और ऐसे में शायद इन्हें डबल सैलरी भी मिल जाती है। एक तो इनकी एक्स्ट्रा सैलरी, एक तो मजदूरी मिलती है, प्लस इनकी देखरेख के लिए इनसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। उसको उपयोग के लिए भूमि दी जाती है, उसके मतलब हर लोगों से उसे ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है, उसको उपयोग के लिए भूमि दी जाती है। वैसल अपने सामंत की जीवन पर्यंत सेवा करने का वचन देता है तथा मुख्यतः सैन्य सेवा में भी शामिल होता है।
अब जो उनके जो मालिक होते हैं उनकी वो सेवा करने के लिए मतलब जीवन पर्यंत पूरा मतलब ज़िंदगी भर वो उनकी सेवा करेगा और ज़रूरत पड़ने पे वो क्या है सैनिक में भी भर्ती हो जाएगा, सैन्य सेवा भी देगा, मतलब सैनिक बन जाएगा। लड़ाई पे कहीं जाना है तो वहाँ पे भी जाने के लिए वो तैयार रहते हैं। सामंतों के नियंत्रण वाली समूची ज़मीन मैनर गढ़ी कहलाती थी। सामंत का जो मतलब पूरी ज़मीन उनके अंदर होती थी वो उसको गढ़ी कहा जाता था। जैसे एक एरिया हमने यहाँ देखते हैं कि एक एरिया हमने किसी एक के अंडर में दे दिया, ठीक है, ये जितना बड़ा एरिया होगा तो इसको हम गढ़ी कहेंगे, ठीक ना, ये किसके, सामंत के अंदर हो गया, ठीक। इसी तरह से कहीं तुमने सुना होगा ये गढ़ी जगह का नाम है ना, कई गढ़ी के नाम से आता है। जैसे दिल्ली में पीरा गढ़ी कह सकते हैं, और भी चीज़ें हैं जगह पे, अलग अलग जगह पे, तो वो उनके एरिया में आता था तो उसको गढ़ी कहते थे, बस उसके आगे नाम और जोड़ दिया तो वो गढ़ी हो गई, ठीक। मैनर आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई थी। जो मैनर थे वो आत्मनिर्भर थे, आर्थिक इकाई। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुओं का उत्पादन इसी पर किया जाता, ठीक ना, मतलब डेली वेज में जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ करते थे उनका उत्पादन ये लोग किया करते थे, ठीक। तो आत्मनिर्भर रहा करते थे, डेली उनका प्रोडक्शन उनका होता था, वो बेचते रहते थे। डेली ज़रूरत की मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जैसे अगर कहा जाए अब शहर में देखा जाए तो क्या होता है, सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए लोगों को, ठीक, ब्रश किया, चाय नाश्ता, पहले कोई भी पूछा चाय वाय पी लिया, हाँ पी लिया, नाश्ता कर लिया, नाश्ता मतलब चाय ब्रेड यही सब, पराठे वराठे, तो दूध चीनी चाय पत्ती ये सारी का डेली की चीज़ें हो गई, तो ये डेली उनको पैसा देना और लाना है, ठीक। तो ऐसे इनकी भी रोज़मर्रा की जो खाने पीने की चीज़ें हुआ करती थी ये उसका प्रोडक्शन किया करते थे। उसके बाद रोमन साम्राज्य का पतन। अब ये बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। रोमन साम्राज्य काफ़ी अच्छा था लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे पतन कैसे हुआ। पश्चिमी प्रांतों की राजधानी रोम थी। पश्चिमी एरिया है ना, इधर के पश्चिम क्षेत्र हैं, इनकी राजधानी रोम थी, अगर वर्ल्ड में देखा जाए जो उसमें है इधर मध्य में, ठीक। तो तथा पूर्वी प्रांतों की कुस्तुतुनिया थी। गौथ, वंडन, विसिगॉथ, फ्रैंक जैसे विभिन्न जर्मेनिक कबीलों के आक्रमणों के बाद पश्चिम में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये सारे जब अलग अलग, जैसे कहते हैं ना कि अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक राजा ने पूरा इतना कब्जा कर लिया, पूरा मतलब इतने देशों पे उनने कब्जा कर लिया। अब यहाँ से उस टाइम में यहाँ तक तो कोई डिजिटल सेवा नहीं थी, कोई इतना मतलब वाईफाई वगैरह और कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे सारी खबर ली जाए। तो उस टाइम में क्या होता, सूचना भी यहाँ तक पहुँचने में समय लगता था। अब राजा अगर यहाँ बैठा हुआ है सेंटर में तो यहाँ तो बहुत आसान है, लेकिन ये दूर तक इसको खबर रखना बड़ा मुश्किल हो गया। यहाँ से लोग आए, पता चला, यहाँ तो इसको जब तक ये खबर करेगा, यहाँ के जो मंत्री हैं, इनके जो सामंत वगैरह हैं, इनको तो निपटा लेंगे। तब तक इन्होंने क्या किया, यहाँ कब्जा करना शुरू कर दिया, आक्रमण किया, यहाँ तक कब्जा कर लिया। अब राजा बस यहीं तक सीमित रह गया, फिर वो अपने जहाँ तक क्षेत्र में पूरी पावर लगा सकता था, ठीक। तो जितना क्षेत्र मतलब इधर का कब्जा करते गए, उधर वो सारा खत्म होता चला गया। उसका पतन धीरे धीरे फिर उसके बाद अब हर साम्राज्य में हर पीढ़ी का राजा तो उतना पावरफुल होता नहीं है, किसी न किसी पीढ़ी में कमज़ोर राजा आता है और उस समय क्या होता है, वो साम्राज्य का पतन हो जाता है। उसके बाद आती है सामंती अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। मध्यकालीन यूरोप में खुशहाली तथा संकट। मतलब उस टाइम में जो खुशहाली आई उसके बाद संकट कैसे आए, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। पतन तो हो गया, ये तो पता ही लगा, अभी तक क्लास स्टार्टिंग हमने पतन के बारे में पढ़ लिया था। तो क्या थी सामंतवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और कैसे उसमें खुशहाली तथा संकट आए। रोमन साम्राज्य के पतन कुछ सदियों बाद भी आर्थिक जीवन का स्तर निम्न रहा। कह रहे हैं कि जो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो आर्थिक स्थिति का था ना, वो भी निम्न स्तर रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। शहरी जीवन, व्यापार तथा मुद्रा विनिमय में गिरावट आई। शहरी जीवन में भी गिरावट आई, मुद्रा व्यापार में भी गिरावट आई उनके, और मुद्रा विनिमय वगैरह में भी गिरावट आने लगी। और अच्छे से उन्होंने कोशिश की। जब पतन हो गया किसी चीज़ को, तो जानते हो अगर कोई चीज़ अगर डाउनफॉल चली जाती है तो उसको उठने में बहुत समय लग जाता है ना। फिर धीरे धीरे ग्राफ ऐसे जाता है, तो फिर धीरे धीरे अचानक से नहीं ऐसे ग्राफ उठ जाता है, ठीक। तो इसमें भी काफ़ी समय उनको लगा। कृषि में इस्तेमाल होने वाली तकनीकी पिछड़ी हुई थी और कृषि उत्पादन कम था।
अब उनकी कमियां क्या थी कि एक तो खेती होती थी, उसमें क्या है कि उनका उत्पादन कम था, और नई नई तकनीक जब, जैसे कि अगर हम देखें अपने यहाँ पंजाब क्षेत्र में देखें तो क्या होता है, हर कोई सी भी नई तकनीक आती है तो सबसे पहले पंजाब जैसे राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में ही उसका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होता था कि इनकी कोई तकनीकी अपडेट नहीं थी, जिसकी वजह से ये ना ही ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते थे, ना ही अच्छी खेती कर पाते थे। जब इंसान के पास देखो अच्छी खेती नहीं होगी तो वो सिर्फ खाने भर के लिए ही पैदावार कर सकता है ना, और अगर बचता तो वो बेचते भी, तो बचता ही नहीं होगा उनके पास, तो फिर अपने ही खाली भरण पोषण के लिए वो पैदावार कर पाते थे, जिससे वो आर्थिक स्थिति उनकी बहुत डाउन रही होगी। ठीक, इस दौर में शिक्षा कुछ चुनिंदा लोगों का ही विशेषाधिकार बनी रही। कह रहा उस समय में भी क्या था कि कुछ जैसे अमीर लोग रहे होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, तो उन्हीं को ही शिक्षा दी जाती थी, ज़्यादा गरीब लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। अपने भी समाज में ऐसे ही था, भारत में भी अगर देखा जाए तो बहुत साल पहले क्या है, सभी लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे, तो ठीक ऐसे वहाँ पर भी यही था। आम लोगों के लिए कोई औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। शिक्षा का माध्यम लैटिन था, जिसकी जानकारी केवल पादरी वर्ग को ही थी। मतलब जैसे जो एक तरह से जो चर्च में रहा करते थे ना, चर्च में जो पादरी लोग रहा करते थे, चर्च में पादरी मतलब एक तरह से अगर हम कहें तो जैसे वो मंदिर में पंडित होते हैं, तो अपने समाज में भी क्या था कि पंडित लोगों को ही पास शिक्षा का ज़्यादातर अधिकार था। ठीक, ज्ञान लेना, ज्ञान बांटना, अध्ययन करना, पढ़ाना, ये सारा काम वही करते थे। और सिर्फ जो राज कुल के रहा करते थे, जैसे राजा के बेटे उटे होते थे, राजघरानों के रहा करते थे, उन लोगों को ये दिया करते थे शिक्षा। और जो वैश्य हुआ करते थे उस टाइम में, बनिया वगैरह जो व्यापार करते थे, उनको सभी वर्गों के लिए शिक्षा इसमें भी अलाउड नहीं थी। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे भी निम्न वर्गों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, सिर्फ पादरी वर्ग को ही शिक्षा दी जाती थी। तो इन सब की वजह से भी क्या थी कि खुशहाली भी थी और क्या था, संकट भी। आज जैसे अगर सबको शिक्षा दी जाती है तो सब तरक्की पे कर चलते हैं, अच्छी तकनीकी का यूज़ करेंगे, धीरे धीरे तरक्की करने लगेंगे, और यही संकट के कारण बनते जाते हैं कि इंसान आगे तरक्की नहीं करता। समय के साथ अगर परिवर्तन ना आए तो वो क्या होता है कि तरक्की हो चाहे इंसान का कुछ भी हो, वो वहीं पीछे छूट जाता है। समय बहुत तेज आगे जाता है, और समय के साथ क्या करना चाहिए, इंसान को परिवर्तन लाना चाहिए, मतलब गियर चेंज कर देना चाहिए। जैसे गाड़ी हम चलाते हैं, गाड़ी चलाते वक्त क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में, फिर जैसे जैसे 4 नंबर में, फिर जहाँ हमें ब्रेक लेना होता है, स्पीड स्लो करनी होती है, वापस हम रिटर्न करते हैं, 2 पे आ जाते हैं, 1 पे भी आ जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही होता है, समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए लोगों में, तब जाके वो क्या कर तरक्की कर पाएंगे। मध्यकाल में अरब सभ्यता, मध्यकाल में जो अरब सभ्यता है, अरब सभ्यता के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। अरब रेगिस्तानों का एक प्रायद्वीप है। इस्लाम के उदय से पहले ज़्यादातर अरब बद्दू जाति के थे। ठीक, जो अरब लोग थे उन्हें ज़्यादातर लोग क्या थे, एक जाति के थे जो थी बद्दू जाति, अर्थात ऊंट पर घूमने वाले चरवाहे। जो बद्दू जाति के लोग हुआ करते थे, जैसे अपने यहाँ पाल है, गरेड़िया है, ठीक है, तो ऐसे एक जाति हुआ करती थी जो ऊंट पर घूमते थे, चरवाहे थे, घूमने वाले चरवाहे थे। उन्हें यहाँ वहाँ घुमाना फिराना उनके एक खाना बदोश प्रजाति की तरह से। अरब अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापार करने के लिए आने जाने वाले कारवों के लिए सुरक्षित रास्ता बन गया। मक्का सबसे महत्वपूर्ण था, जो कुछ व्यापार मार्गों से संधि स्थल पर था। जैसे कि ये मक्का रास्ता हो गया, ठीक है ना, व्यापारिक रास्ता था, मक्का वहीं था रास्ते में, और व्यापारिक रास्ता यहाँ से दुकानें वगैरह जो व्यापारी जो आने जाने के होते थे, तो इनका व्यापारिक केंद्र एक तरह से हुआ करता था उस टाइम। मक्का आज धार्मिक स्थल है, ठीक, मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल है मक्का मदीना, ठीक, उसी में से एक मक्का है। इस्लाम का प्रसार करने के लिए करने वाले पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में कुरैशी कबीले में हुआ था। जो पैगंबर थे मोहम्मद साहब थे, उनका जन्म जो था मक्का में हुआ था। ठीक, तो ये पॉइंट याद करने वाली चीज़ है, ठीक ना, पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है। ठीक, इसको हम कह सकते हैं पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहाँ इसको हम नोट करके याद रखेंगे कि मोहम्मद जो पैगंबर थे वो मक्का में जन्म हुआ इनका, और कौन से कबीले से आते थे, कुरैशी कबीले से आते थे।
बड़ा होकर वह एक खुशहाल सौदागर बना। जब बड़े हुए तो एक बहुत बढ़िया सौदागर बने। उन्होंने एक धनी विधवा खदीजा के लिए व्यापार किया, जिसके बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। मतलब एक महिला विधवा थी, उनके लिए इन्होंने व्यापार किया और वो बाद में क्या हुआ, उन्हीं से इन्होंने शादी भी कर ली। इस्लाम का अर्थ है ईश्वर के समक्ष संपूर्ण समर्पण तथा धर्म का पालन। ठीक, इस्लाम का अर्थ क्या है यहाँ पे ये दिया गया, तो इसको भी नोट कर लेना, ध्यान रखना कि ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण, जितना भी हो सके पूरा ईश्वर के प्रति समर्पण रहता है इनमें। ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। जैसे देखते हो कि रोजे रखते हैं, पूरी तरह से समर्पण होते हैं। रोजे वगैरह में ये क्या होते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, ना पानी पीते, ना कुछ, और 5 रोज़ी नमाज भी पढ़ते हैं, एकदम मतलब पालन करते हैं, मुसल्लम ईमान, इस तरह से ठीक संपूर्ण ईमान होता है और पूरे धर्म के प्रति वो समर्पित होते हैं। धर्म का पालन, इसके अनुयायी मुस्लिम या मुसलमान कहलाएं। अब जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हुए उन्हें मुस्लिम या मुसलमान कहा जाता है। समाज तथा संस्कृति, अरब दर्शन पुराने यूनानी दर्शन पर आधारित था। जो पुराने यूनानी दार्शनिक वगैरह थे उनके दर्शन पर, उनके विचारों पर ये आधारित था। विवेकशीलता में यकीन रखने वाले दार्शनिकों ने यूनानी दर्शन को आगे बढ़ाया। उन्होंने खगोल शास्त्र और चिकित्सा में खास काम किया। जो यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने खगोल शास्त्र में और शिक्षा में इन्होंने ज़्यादा नॉलेज जो था अपने इलाज पे, एक तरह कह सकते हैं खगोल शास्त्र में, ज्योग्राफी में, और यहाँ चिकित्सा मतलब इलाज वगैरह के लिए हर इंसान के लिए चाहिए कोई के अच्छे तरीके से इलाज उनका हो सके, तो उसमें भी इन्होंने पूरा जोर दिया था। उनका साम्राज्य दिल्ली सल्तनत कहलाया, जिनके खिलजी तथा तुगलक वंश थे। ठीक, तो इनके जो साम्राज्य इन्होंने बनाया, दिल्ली सल्तनत कहलाया इनका साम्राज्य। मुगलों का साम्राज्य कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में, जिसके जो शासक थे खिलजी और तुगलक वंश थे। 2 थे, खिलजी और तुगलक वंश। इन्हीं से, इनके ही वंशज जब आगे बढ़े तो मुगल वंश की स्थापना की इन्होंने। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी 2 शक्तिशाली राज्य थे। दक्षिण में इनके 2 विजयनगर और बहमनी जो थे 2 शक्तिशाली राज्य इनके हुए। 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय इतिहास में मुगलों से एक नया युग प्रारंभ होता है। जब 16वीं शताब्दी शुरू हुई तो मुगलों का उसमें आगमन हुआ था 1500 के बाद, ठीक है ना, बाबर आए तो फिर एक नया इतिहास जन्म लिया भारत का, मुगलों का। ठीक, तो यहीं से मुगलों का साम्राज्य चलता आया और काफ़ी समय तक चला। राजनीतिक संस्थाएं, इनकी राजनीतिक संस्थाएं क्या थी? मुगलों ने मनसबदार नियुक्त किए जो सैन्य तथा नागरिक जिम्मेदारियां निभाते थे। सैनिकों की और नागरिक जिम्मेदारियां वो निभाते थे। मनसबदार एक तरह से ठेकेदार उन्होंने बनाए। अर्थव्यवस्था, उसके बाद है अर्थव्यवस्था। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य किसानों के कृषि उत्पादन की अतिरिक्त उपज पर आधारित थे। जो मतलब ये जो मुगल सल्तनत थे, जो किसान, ये साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य था, ये किसानों के ऊपर ही आधारित था। कैसे? इसे अतिरिक्त उत्पादन को राजस्व के रूप में वसूलते थे। एक्स्ट्रा जो पैदावार होती थी वो राजस्व के तौर में, टैक्स के तौर पे उसको वसूला करते थे। गुप्त वंश के बाद व्यापार और वाणिज्य में हुई गिरावट का इस समय में पुनः उद्धार हुआ। जो गुप्त वंश में जो वाणिज्य व्यापार में और सब में गिरावट आई थी, मुगल साम्राज्य में आके इसको फिर बढ़ावा मिला और ये और आगे बढ़ा। उसके बाद है सांस्कृतिक तथा धार्मिक जीवन। मध्यकाल में धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में परंपराएं आपस में बहुत घुल मिल गई थी। संस्कृति और जो परंपराएं थी, धर्म था, ये आपस में मुगल काल में क्या थी, आपस में बहुत मिल चुकी थी। कैसे कि वो मुस्लिम धर्म के थे लेकिन वो सबको बढ़ावा देते थे, सबका सम्मान करते थे, सबके साथ लगभग मिलजुल के ही रहा करते थे। वो हर धर्म को ही मानते थे। जैसे कि अकबर की अब देखें तो कई बीवियाँ थीं, उनकी रानियाँ थीं, तो वो उस हिसाब से हर चीज़ को माना करते थे। धर्म के क्षेत्र में भक्ति और सूफी आंदोलन उभरे।
भाषा, साहित्य, कला, वास्तुकला, संगीत और नृत्य पर भी विभिन्न परंपराओं के संश्लेषण का प्रभाव हुआ। इसमें साहित्य को बढ़ावा दिया गया, कला को, वास्तुकला, संगीत, नृत्य, गायन, ये सब भी उनको बढ़ावा मिला। मुगलों के संरक्षण में चित्रकला को राजसी कारखानों में व्यवस्थित किया गया। कलाकारों को राज्य द्वारा वेतन दिए जाते थे। उस टाइम में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो सुविधा थी बनाई, कैटेगरी बनाई, नौकरियां जैसे बनाई, और नए नए नियुक्त किए गए उसमें काम करने के लिए अलग अलग डिपार्ट बनाया जिससे लोग काम करते थे, ठीक, और उनको वेतन भी देने लगे ये सब। सांस्कृतिक जीवन का एक मज़ेदार पहलू हिंदू मुस्लिम वास्तुकला में उजागर होता है। मेहराब और गुंबद को घंटियों, स्वास्तिक, कमल, कलश जैसे हिंदू प्रतीकों से जोड़ा गया था। जो वहाँ पे उनके पूजा करने के स्थल वगैरह थे, तो इसमें ये सारी जो घंटियाँ थी, स्वास्तिक वगैरह थे, कमल, कलश, ये सारे चीज़, उसमें भी चित्रकारी इनकी की गई थी। जो मुग़लों के वहाँ पे महल वगैरह होते थे, मेहराब वगैरह बनते थे, तो उसमें भी बनाया जाता था। भक्ति तथा सूफी परंपराओं ने भी भक्ति संगीत की नई शैली को गति दे दी। अब भक्ति परंपराओं में भी क्या है, नए संगीत को उन्होंने, उनकी अलग कव्वाली वगैरह रहती थी, उनमें से मिक्स करके अलग ही इन्होंने अपनी भी एक सूफी परंपरा बना दी, ठीक है ना। तो इसको भी बढ़ावा मिला। तो यहाँ तक था ये पूरा सेकंड चैप्टर आपका, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई कमी रहती है तो उसको कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक। अगर आपको कुछ और पूछना है या कोई और स्पेशल चैप्टर है, टॉपिक है, तो उसके बारे में आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, ठीक। उसके ऊपर हम वीडियो आपको बना के देंगे। सो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।